ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है। समर शेड्यूल की बारी आ रही है और सारी एयरलाइंस कम स्लॉट्स मांग रही हैं और जितना कम उड़ाएंगे उतना नुकसान कम होगा। भाई साहब, भारतीय रेल की तैयारी कर लीजिए इस बार गर्मियों की छुट्टियों में। खैर, इस खबर पे आता हूँ, समझता हूँ मामला दरअसल है क्या, क्यों कम वो शेड्यूलिंग मांगी जा रही है इस समर्स के लिए। अब तक तो होल्ड लगी रहती थी, क्या बदल गया है? रोहन को जोड़िएगा डायरेक्टर साहब। और इस बीच सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। अब बारी आज के सास बहू और सेंसेक्स की। मदद करने के लिए आज राजेश सतपुते.com के श्री राजेश सतपुते साहब आपको जुड़ते हुए नजर आएंगे। ये वैसे पूना से ज्यादा बंबई तक आते हैं, नहीं तो सीधे छलांग मार के यूएस चले जाते हैं। इससे ज्यादा फ्लाइट की इनको जरूरत पड़ती नहीं है। और पर वो यूएस वाली फ्लाइट में तो अभी सरदर्द होगा, अभी तो मुश्किल हो जाता है। खैर, सतपुते साहब से आऊंगा, निफ्टी पे चर्चा करूंगा, बाकी फिर उसके बाद ऑन द शो दिखाई दूंगा तो पता चल जाएगा क्या क्या है स्टॉक्स पे जिन पे बातचीत होनी है। पहले ये हम तक, हमारी बैकएंड टीम तक, सास बहू सेंसेक्स की टीम तक क्वेरीज पूछने के लिए जो विकल्प हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। व्हाट्सएप नंबर 7045220000। प्लेट फ्लिप होगी तो हमारा ईमेल आईडी सास बहू और सेंसेक्स @nw18.com आ जाएगा। और अगर सोशल मीडिया पे सवाल पूछने हैं तो प्लीज, यानी कि वो ट्विटर पे, तो हैशटैग का इस्तेमाल करिएगा। और ज्यादा प्रेफर वो नीचे वाला सास बहू और सेंसेक्स जो हैशटैग है उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। क्विकली ऑन द शो दिखा देता हूं आपको, यानी कि जो क्वेरीज आज आई हुई हैं जिन पे कोशिश होगी बातचीत हो ही जाए सब पे, अगर आप लोग जुड़ गए बशर्ते। तो एसबीआई, हिंदुस्तान कॉपर, मैसगांव डॉक, केफिन टेक और प्लेट फ्लिप होगी तो बाकी के स्टॉक्स जो चर्चा में आने। वैसे अगर रोहन जुड़ गए तो इंटेग्रो एविएशन भी जोड़ दीजिएगा इस पे। और निफ्टी बैंक पे सतपुते साहब की स्ट्रैटेजी होगी। लेकिन पहले ये समर शेड्यूल वाला मामला क्या है? समर शेड्यूल 2025 में लिखा, 2026 होगा ना ये तो। देखिएगा जरा, रोहन जुड़ गए हैं भाई ये अपडेट देने के लिए। रोहन, गुड आफ्टरनून। अब तक तो होल्ड लगी रहती थी, सबको ज्यादा स्लॉट चाहिए होते थे। ये आप जो रिपोर्ट कर रहे हो इस बार समर में मामला उल्टा हो जाएगा क्या, और क्यों? जी बिल्कुल बिल्कुल, पिछले कई सालों में ये पहली बार होने जा रहा है कि समर्स में जो फ्लाइट्स की संख्या है वो कम होने जा रही है। दरअसल डीजीसीए ने अभी तैयार किया है समर शेड्यूल, जिसे अगले वो कुछ दिनों में रिलीज़ कर देंगे। और इस बार जो है पिछले साल के मुकाबले एयरलाइंस ने कम फ्लाइट्स की मांग की है। और जो अप्रूव्ड अभी तक किया है डीजीसीए ने, करीब 10% कम फ्लाइट्स होंगी पिछले साल की गर्मियों के मुकाबले। अगर आप कोविड के बाद से देखें तो शायद ये पहली बार होगा कि पिछले समर्स के मुकाबले कम फ्लाइट्स होने जा रही हैं। और पिछली बार जहां 2025 की अगर बात करें तो करीब 25,600 फ्लाइट्स, वीकली फ्लाइट्स अप्रूव की गई थी डीजीसीए के द्वारा। इस बार जो संभावना है वो करीब 23,000 वीकली फ्लाइट्स होगी, करीब 10% की कटौती होगी। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने मंजूरी कम की है, बल्कि जो एयरलाइंस की तरफ से मांग की गई है वो भी कम की गई है। और जो सीनियर अधिकारी हमें बता रहे हैं, दो मुख्य कारण हैं। पहला, एफडीटीएल नॉर्म्स को लेकर, यानी कि जो फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस हैं उसको लेकर सरकार सख्त है। एयरलाइंस भी नहीं चाहती कि जिस तरह की इंडिगो की क्राइसिस हुई वैसी दोबारा हुई, तो एयरलाइंस अब उतनी ही फ्लाइट्स की मांग कर रही हैं जितनी उनके पास कैपेसिटी है, जिनसे वो नियम का पालन कर सके। और दूसरा, कई सारे देशों में अभी भी एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, उसको भी देखते हुए जो शेड्यूल है उसमें एक कटौती की गई है। तो कुल मिला के 30 मार्च से लेकर 25 अक्टूबर तक का ये शेड्यूल होता है। और इस बार बहुत हद तक संभावना है कि आपकी जो फ्लाइट्स की संख्या है वो कम है, वो होगी। अधिकतर एयरलाइंस ने पहले ही आपको फ्यूल सरचार्ज लगा दिया है, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत हद तक प्राइसेस पे भी पड़ सकता है। भाई साहब, तुम सही बात है, फ्लाइट ड्यूटी नॉर्म्स, विंटर शेड्यूल तो सारा गड़बड़ा गया था क्योंकि ढंग से रीअसेसमेंट किया नहीं था। अब असेस करके कम स्लॉट्स डिमांड किए जा रहे हैं। पिछले समर शेड्यूल से इस बार में 10% की मोटा मोटी कटौती होगी, 10% कम फ्लाइट उड़ रही होंगी। और अगर मुझे समर्स में रोहन से मिलने जाना है तो आसान शब्दों में 10% कम फ्लाइट, इसका मतलब ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ जाएंगे, है ना रोहन? और ऊपर से फ्यूल सरचार्ज। आप ही आ जाओ यार, मैं कैसे आऊंगा आपके पास? बिल्कुल, बहुत बहुत हद तक संभव है, क्योंकि फ्लाइट्स कम होंगी, फ्यूल सरचार्ज लग गया है, आगे की जो किस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन होती है वो भी मुश्किल है। तो इन सब का साफ साफ असर ये दिख रहा है कि गर्मियों में अगर आप ट्रैवल करने की सोच रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि अभी ही बुक करा लें, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतेगा और फ्लाइट्स महंगी होती जाएंगी। लेकिन ये तो तय है कि फ्लाइट्स कम मिलेंगी, आपको ऑप्शंस कम मिलेंगे, और सरचार्ज भी लग गया है तो फ्लाइट्स महंगी काफ़ी होने जा रही हैं। मैं, पता है, बाल बाल बचा,
मुझे जाना है। ये फ्यूल सरचार्ज से पहले मैंने लकीली अपने टिकट्स बुक करे थे, बच गया। रोहन, थैंक यू सो मच। भाई साहब, इस बार शेड्यूल में कम फ्लाइट्स ऑपरेट हो रही होंगी तो शायद दाम बढ़ रहे होंगे, ऊपर से फ्यूल सरचार्ज ऐड हो चुका है, तो समर की तैयारी थोड़ा जल्दी कर लीजिएगा, नहीं तो समय आते आते बहुत महंगे टिकट्स ना हो जाए। खैर, और सही भी है, फ्लाइट ड्यूटी नॉर्म्स अगर नहीं पालन कर पा रहे तो कम से कम जितनी उड़ा रहे हो ढंग से उड़ाओ, तो कम ही उड़ाना बेहतर है। सतवे साहब, इंटरग्लोब के चार्ट से ये चार्ट उड़ तो रहा नहीं है, इसमें क्या हो गया? गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशीष जी, ऑब्वियसली ये इतना सब जो बवाल चल रहा है क्रूड के ऊपर, तो इंटरग्लोब भी उतना चलेगा नहीं, तो इट्स वेरी नेचुरल। चार्टिकली मैं इतना कह सकता हूँ आशीष जी, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सपोर्ट कहाँ है, जो मोटा बड़ा सपोर्ट आप कह सकते हैं। इंटरग्लोब का जो बड़ा सपोर्ट है वो है 3,900 के आसपास, जो कि इसका 200 वीक्स मूविंग एवरेज है। तो ये जो करेक्शन है, ये 3,900 तक एक बार के लिए आ सकता है। ऊपर में अगर आप देखें तो 4,300 से लेके 4,400 ये बड़ा सप्लायर है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा आप न्यूट्रल रह के, निम्बल फुटेड रह के ही काम करें, क्योंकि इसका करेक्शन अभी तक खत्म नहीं हुआ। करेक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है, सरदर्द अभी खत्म नहीं हुआ है, कम फ्लाइट भी उड़ रही होंगी, जो उड़ा रहे हैं उसमें काफी खर्चा आ रहा है क्योंकि मिडिल ईस्ट की पूरी एयर स्पेस बंद है इनके लिए। ईंधन महंगा मिल रहा है, ऊपर से रुपया कमजोर हो रहा है, ईंधन जो खरीदते हैं वो डॉलर डिनोमिनेटेड होता है, तो बहुत सारी इश्यूज आ गए एकदम से इंटरग्लोब और एविएशन एज अ स्पेस के लिए। तो फिर निम्बल फुटेड रहें, और अभी मामला खत्म नहीं हुआ है, दबाव शायद घर आ सकता है। खैर, निफ्टी एक बार क्विकली स्क्रीन पे दिखा दीजिए, मैंने अभी तक बातचीत ही नहीं करी, सॉरी। निफ्टी की बिल्कुल फ्लैट एकदम, कल की क्लोज के इर्द गिर्द, कल 1-1.25% चढ़ के बंद हुए थे। आज शुरुआत में एकदम से तेजी तूल पकड़ी, हम एक समय 577, मतलब कि आप कह लीजिए एक समय 170 अंक के आसपास की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे, फिर मामला ठंडा पड़ता ही चला गया है और अब फ्लैट लाइन, वो पहाड़ बन के हम नीचे आ गए, फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। टसल है बुल्स और बियर्स के बीच में, आज एक्सपायरी का डे है। आज जिस पॉकेट ने धक्का दे दिया वापस, वो आईटी की याद आ गई सबको। अभी तक बैंक्स ऑटो पे धोने में लगे हुए थे, फिर ये बोला यहां स्टेबिलिटी आई तो चलो आईटी धो देते हैं। एक समय तो सुबह बहुत पेन में था, आईटी अभी भी 1% दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है। आईटी हुआ, सरकारी बैंक हुए जो थोड़े से दिक्कत में, पर उसकी जगह ऑटोज थोड़ा सा बाउंस बैक करते हुए, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, मेटल्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, ये पॉकेट्स बेहतर कर रही हैं। सतवेश साहब, क्विकली निफ्टी 50 पे व्यू क्या बैठ रहा है आपका? जी जी, देखिए मुझे लगता है कि जब तक कल हमने एक रिलीफ रैली देखी थी 2 बजे के बाद, थोड़ा सुबह में एक्सटेंशन हुआ, उसके बाद कूल ऑफ हो रहा है, तो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट होगा 23,300। मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ। जब तक निफ्टी 23,300 के ऊपर है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, ये कंसोलिडेशन में चला जाएगा। प्रोबेबली यहाँ पे थोड़ी रिलीफ रैली मिलेगी, जहां पे थोड़ा और बिकवाली है वो बिकवाली होती रहेगी, लेकिन मोस्टली मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक रिलीफ रैली स्विंग्स आपको मिलेंगे। जहां पे लॉन्ग पोजीशन अगर कोई अटका हुआ है तो उनको लॉन्ग पोजीशन लिक्विडेशन करने की सलाह होगी। कहां तक जा सकता है निफ्टी? 23,600 से लेके 23,700 तक का स्विंग मैं एक्सपेक्ट करता हूं। ओके, जब तक 23,300 के ऊपर स्थिति बढ़िया है, यही नीचे गिरते वक्त इंपॉर्टेंट स्तर था, तो ऊपर चढ़े अब उसके तो वापस वही इंपॉर्टेंट 23,300 का स्तर है, उसके ऊपर जब तक चल रहा है तब तक ठीक ठाक मामला है। सतपाल साहब ने कैसे अप्रोच करना एक्सप्लेन कर दिया है। मैं जा रहा हूँ क्विकली दिल्ली, दीपाली विलानी मैम के पास, बाकी एक एक करके जुड़ रहे हैं। सॉरी, इस बीच जुड़ के कई लोग के वो नेटवर्क्स भी डाउन हो गए, डॉक्टर साहब कोशिश में लगे हुए हैं। दिल्ली से दीपाली मैम के पास, सबसे पहले दीपाली मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। दीपाली मैम, कब से हो स्टॉक मार्केट में, कितना टाइम हो गया आपको? सर वैसे तो पापा को बचपन से ही देखा था। हाँ, तो अभी अभी हाँ, मैं खुद अपना 1-2 साल से कर रही हूँ। और खुद ही अपने दीपाली मैम स्टॉक्स डिसाइड करते हो आप, खुद ही अपनी रिसर्च करते हो ऐसा? कुछ सीएनबीसी आवाज देखती हूँ, कुछ पापा से पूछती हूँ, कुछ ब्रोकर से राय लेती हूँ। अरे वाह, अच्छा। दीपाली मैम, पहला सवाल आज के लिए सतपति साहब का। मेरे पास 9,000 शेयर एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के हैं। 1-1.25 साल हो गया है। 110 में लिए थे, अभी तक निकल नहीं पा रही हूँ। 1-2 बार नजदीक भी आया तो सोचा कि पार हो जाएगा 110, पर अभी तक पार नहीं हो रहा है। और पापा क्या कह रहे हैं? पापा तो कब से कह रहे हैं कि निकल जाओ, पर मेरे को लग रहा है कि 110 शायद पार हो जाए। अपने से लॉस अब नहीं की कट रहा, बार पापा कह रहे हैं लॉस में निकलो बेटा, ऐसा ना? हाँ, हाँ, यही अभी होता है। एक्चुअली
वन शॉट में 50 डेमा और 200 डेमा क्रॉस किया है, तो मुझे थोड़ी सी उम्मीद जग गई होप थी जाग कि रही है। सत्तू साहब क्या करा जाए, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आएगा कि मेरे भाव के ऊपर निकलने का मौका मिलेगा हाल फिलहाल में या नहीं? मिलेगा। आशीष जी देखिए, एनटीपीसी ग्रीन का अगर आप चार्ट देखें तो इसमें जैसे उन्होंने भी बिल्कुल सटीक कहा कि यहाँ पे एक बड़ा प्राइस ऑन वॉल्यूम ब्रेकआउट हमने देखा। यानी अगर आप देखें तो 84 से लेके 90 में बड़ा एक्यूमुलेशन हुआ, बड़े वॉल्यूम के साथ काम हुआ है और उसके बाद ये कंसोलिडेट हो रहा है। लगभग 4 दिन पहले की ये बात है। तो पिछले 4 दिनों से ये कंसोलिडेट हो रहा है जो 90 और 95 के बीच में। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। अगर किसी को फ्रेश निवेश करना है तो भी इसका स्टॉप लॉस होगा 85 का ही। सो 85 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखे। मुझे लगता है इसका अगर आप स्विंग देखें तो प्रोबेबली उसके लिए एक 3 महीने का वक्त रखूंगा मैं। 115 से लेके 120 का इसका टारगेट होगा। आज अच्छा, ये तो एनटीपीसी आपकी कैलकुलेशन सही है मैम, सत्तर साहब भी आपसे एग्री करते हैं, फिलहाल के लिए तो होल्ड करा जाएगा। अच्छा, अभी अभी इंटरग्लोब की चर्चा हो रही थी, इंटरडे चार्ट उठाइएगा। इंटरग्लोब ने अपने सारे गेंस गवाई ही दिए हैं। अब तो रोहन की अपडेट आने के बाद से मामला ठंडा पड़ता ही चले जा रहा है इंटरग्लोब का। एफएमसीजी में कुछ स्टॉक्स अच्छा खासा ठंडा पड़ रहे हैं। नेस्ले इंडिया और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, डॉक्टर साहब दोनों स्क्रीन पर रखिएगा। एफएमसीजी इंडेक्स का हाल ये है और ये देखिए नेस्ले इंडिया और साथ में टाटा कंज्यूमर डेज लोज पे आके अब इस समय कामकाज करते हुए सबके अपने अपने कंसर्न्स माउंट हो रहे हैं। इनके साथ एक बड़ा चैलेंज, इनके कई सारे इनपुट कॉस्ट जो हैं वो बढ़ रहे हैं इस तरह के ग्लोबल टर्मोइल के बीच में। इनमें से ज़्यादातर इंडियन एंटिटीज़ का एक्सपोजर मीना रीजन में आपने सुना होगा, तो उसमें मिडल ईस्ट आ जाता है। मीना में मिडल ईस्ट का एक्सपोजर कईयों का है, उनके लिए प्रॉब्लम और बढ़ गई है। और तीसरा, कंज्यूमर सेंटिमेंट गड़बड़ा रहे हैं इस तरह, जनरली इस तरह की स्थिति में तो कई चीज़ें हैं जो इसके चलते अब ये पॉकेट थोड़ी सी ठंडी हो रही हैं। खैर, मैं आऊँगा इंडिविजुअल स्टॉक्स पे सदुल साहब से बातचीत करता चलूँगा। पहले दीपाली मैम अगला सवाल पूछ डालो आप। सर कैफिन टेक है मेरे पास 1100 के रेट से। अब उसके लिए क्या करना है? वो उसको भी करीब 1 साल हो गया है। ये सब आपने अपना चुने थे या पिताजी की भी मदद ली थी? नहीं, ये मेरे अपने ही है, मैंने खुद से ही। और पापा वाले सब बढ़िया कर रहे हैं? हाँ, पापा वाले सब बढ़िया कर तो बढ़िया पापा कर वाले रहे ले लिया करो ना, अपने क्यों लेना है? अपने को तो पैसा कमाना है, आइडिया कहीं से भी आए। सदुल साहब, केफिन टेक्नोलॉजीज 1100 खरीदा था, 900 पे चल रहा है, क्या करा जाए? जी देखिए, चार्ट तो इसका खराब है टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू। लेकिन पिछले अगर आप 10 दिनों का चार्ट देखें तो ये कंसोलिडेट हो रहा है। ये जो कंसोलिडेशन है किस 800 850 850 का लोअर एंड है। 850 से लेके 950 में ये कंसोलिडेट हो रहा है और ये कंसोलिडेशन लगभग 15 दिनों का है। तो ऐसे माहौल में इतनी इतनी मारामारी में अगर आप कह सकते हैं अगर ये कंसोलिडेट हो रहा है, दैट सिंपली मींस कि स्लाइटली एक्यूमुलेशन हो रहा है। इसलिए मैं इसको फिलहाल होल्ड रखने की सलाह दूंगा। 850 के नीचे स्टॉप लॉस रखे। मेरे हिसाब से इसमें एक रिलीफ रैली आएगी जो करीबन करीबन 980 से लेके 1020 तक जाएगी, जहां पे आपको पोजीशन क्लोज करनी। के फिनटेक वीक है मैम। अच्छा, मैंने बताया था कि वो एफएमसीजी इस समय पेन में, अदरवाइज आज सरप्राइजिंगली आईटी, जबकि ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट नैस्डैक का हैंडओवर तो ठीक ही था, बढ़िया था, पर आईटी आज एकदम से दबाव। अभी भी विप्रो उठाइएगा स्क्रीन पे, विप्रो ने अपने पीयर स्टैक को थोड़ा बहुत पिछले हफ्ते आउट परफॉर्म करने की कोशिश करी थी। आज सबसे ज्यादा वीक यही है, 2.5% कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। कल दिन भर एचडीएफसी बैंक ने मदद करी, लेकिन जाते जाते आखिरी का जो 1.25 घंटे के मूव्स थे, मदद आई थी आईसीआईसीआई, रिलायंस और एसबीआई की तरफ से। एसबीआई आज कल के सारे गेन गवा दिया, 1.5% की कमजोरी के साथ एसबीआई इस समय ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। दूसरा, मैंने बताया एचडीएफसी बैंक तो रखी थी डायरेक्टर साहब ने स्क्रीन पे, रिलायंस 1/4%, ठीक है चलो, तो वो तो 1/4% दबाव में, एसबीआई वापस ठंडा पड़ रहा है। पर सत्य साहब, क्या लग रहा है जब आईटी के चार्ट्स देख रहे हो आप, आईटी इंडेक्स को देख रहे हो, ये रह रहे कि अब और मीनिंगफुल करेक्शन है, छोटे समय में मैसिव करेक्शन के बाद भी ये स्टॉक्स थम नहीं रहे, तो कंसर्न्स तो हैं फंडामेंटली बिजनेस वाइज। किसी भी कॉर्पोरेट से बात करो तो वो तो अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। खैर, अपने ही धंधे के कंसर्न्स इस तरह से एक्सेप्ट करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन स्ट्रीट कंसर्न है। आप कैसे देख रहे हो इन चार्ट्स को? या तो इन्फी के थ्रू या आईटी इंडेक्स के चार्ट के थ्रू समझाओ, आपका क्या व्यू बैठ रहा है आईटी पे?
जी देखिए, मुझे लगता है ना कि आईटी थोड़ा इजी शॉर्ट हो गया है। इजी शॉर्ट, हम चार टेक्निकल में इसको इजी शॉर्ट बोलते हैं। कुछ बेचना है, आईटी बेच देना। तो इतना इजी जब होता है ना, तो वो इजी नहीं रहता। ये मेरा आज तक का एक्सपीरियंस है। अगर आप पर्टिकुलरली आप जैसे कि टेक महिंद्रा की बात करें, जो हमेशा मैं इसको ट्रैक करता हूँ। तो देखिए, टेक महिंद्रा अगर आप देखें तो ये टूटा कहाँ से, 1800 साढ़े 1800 का इसका हाई। मैं वीकली चार्ट पे चला जा रहा हूँ, मैं यहाँ शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। 1850 से ये टूटा है, 1850 से लेके 1300। तो अगर आप इसको वीकली चार्ट पे देखते हो तो आपको दिखता है ये 1300 के नीचे जाने को तैयार है। तो सुबह में इसमें इजी शॉट बनता है और उसके बाद ये कवर होता है। दैट इंडिकेट्स कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन शुरू हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे ज्यादा शॉर्ट नहीं बन रहा है। तो इसलिए मेरा व्यू आप कह सकते हैं न्यूट्रल, न्यूट्रल है, निगेटिव नहीं है। निगेटिव था, अभी न्यूट्रल है। और इसमें पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि इसने इंट्राडे स्विंग्स आ रहे, और वो स्विंग्स अगर आप प्ले कर सकते हो करेक्शन के बाद, इनिशियल डिप के बाद, तो आपको एक स्विंग मिल रहा है, एक रिलीफ रैली मिल रही है। तो मुझे इन पर्टिकुलरली लगता है कि आईटी स्टॉक जो है वो ओवरडन है। प्रोबेबली यहाँ से मैं गलत भी हो सकता हूँ, यहाँ से 2-5% ये घट भी सकता है, लेकिन शॉर्ट करने की ये जगह नहीं है। दैट इज व्हाट आई मीन। सी दिस, बिल्कुल ठीक बात। ओवरडन तो है टेक्निकली फॉर श्योर, फंडामेंटली आई एम नॉट श्योर, क्योंकि अगर आप एआई का इस्तेमाल करते हो तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या क्या रिप्लेस कर सकता है एआई इवेंचुअली, तो बहुत कुछ। लेकिन थोड़ा डर तो लगा। आज थोड़ी देर बाद मैं ई क्लर्क्स के मैनेजमेंट से वो टीज बाद में लेकर आऊंगा, अभी टीज करने की जरूरत नहीं डायरेक्टर साहब, लेकिन ई क्लर्क्स के मैनेजमेंट से मैं ये सब पे चर्चा करने वाला हूँ, क्योंकि केपीओज के लिए भी चैलेंजिंग हो गया है ये एआई। नो योर कंपनी में बातचीत होगी वो। अच्छा दीपाली मैम, सॉरी, अगला सवाल। मजगांव डॉक है। मजगांव डॉक और कैफिन टेक में अभी और 1 साल तक भी रख सकती हूँ। तो केफिन टेक तो वीक है, सत्य साहब रखना चाहिए क्या 1 साल के लिए? निकलने के मौके ढूंढने केफिन टेक से पहले, उसका जवाब दे देते हैं। रख लीजिए। केफिन टेक अगर आपका 1 साल का होराइजन है, तो जैसे मैंने कहा ना कि ठीक है। 850 900 के बीच में कंसोलिडेट करा है, तो इसे रखे। आप लॉस नहीं होगा। मैं इसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं देखता हूँ, लेकिन आपको एग्जिट मिल जाएगी रिलीफ रैली में। सेकंड सवाल कौन सा था आशीष जी? मजगांव डॉक खरीदा हुआ है 2640 पे। देखिए, मुझे इन पर्टिकुलरली वो लगता है कि डिफेंस स्टॉक्स जो है ना, ये आपको सरप्राइज कर सकते हैं। अगर आप मजगांव का चार्ट देखें तो इसमें जो सपोर्ट बना है, इसमें जो बॉटम लगा है 2150 से लेके 2200 का। उसके बाद हमने 2500 तक की रैली देखी, उसके बाद कूल ऑफ हुआ। तो हुआ क्या है, पिछले 10 दिनों में ये इसी रेंज में है। तो जनरली डिफेंस स्टॉक्स सरप्राइज मूव देते हैं। जब किसी को इंटरेस्ट नहीं होता है, तब जाके इसमें बड़ी बड़ी रैली आती है। तो ओवरऑल अगर आप इसका चार्ट देखें तो मुझे लगता है थोड़ा होल्ड ही रखना चाहिए। अगर किसी के पास पोजीशन है तो बने रहे। जैसे कि माजगांव की बात है, तो आपका स्टॉप लॉस 2100 के नीचे होगा। और इसका जो रेजिस्टेंस है वो है करीबन 2620 का, जो कि इसका 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो 2600 तक की एक रैली एक्सपर्ट इसमें ड्यू है, जहां पे आप एग्जिट कर सकते हैं, छोटा मोटा प्रॉफिट ले सकते हैं। परफेक्ट है। डायरेक्टर साहब कुछ नहीं कर पाए, वो तो लकीली दीपाली मैम को जोड़ लिया, काफ़ी है, नहीं तो आज तो लंका लगा देते हैं। सतपति साहब धन्यवाद आपका, दीपाली मैम आपका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के उस पास लौट के आऊँगा तो फिर टीज खरीदूंगा, फिर केवाईसी का और क्या। तो कि 1:30 बजे 1:27 पे ई क्लर्क्स का टॉप मैनेजमेंट हमारे साथ होगा। एक तरफ अच्छे नतीजे आते हैं, दूसरी तरफ एआई की सेवाओं का इस्तेमाल ये अपनी सर्विसेज में कर रहे हैं, तो एआई इनके लिए बड़ा डिस्रप्शन भी है। मिडल ईस्ट पे एक्सपोजर है, बहुत कुछ है, समझने की जरूरत ई क्लर्क कैसा प्लेस्ड है इस समय। इसी पे बातचीत सीएफओ साहब के साथ।